अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। दो तीन चीज़ें आपके साथ आज डिस्कस करनी है। क्या शेर अफजल मरवत साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, रहनुमा हैं, MNA भी इलेक्ट हुए हैं, क्या वो गद्दार हैं या पार्टी के अंदर कोई और गद्दार है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं? अब देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। ये इस वक्त जो मामला चल रहे हैं पार्टी के अंदर एक दूसरे पर इल्जामात के, एक प्लान है पार्टी के अंदर रिफ्ट का, उस पर कुछ बात करूंगा। उसके अलावा नवाज शरीफ साहब के हवाले से आपने सुना होगा कि 130 NA 130 अगर खुल गया तो वहां से नवाज शरीफ साहब हार जाएंगे रिकाउंटिंग के अंदर। जैसे अभी फिलहाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए कैंडिडेट्स को हराया जा रहा है रिजेक्टेड वोट्स बहुत ज्यादा डाल के। नवाज शरीफ साहब वाला मामला क्या हो सकता है? ये एक पैगाम दिया जा रहा है नवाज शरीफ को। बेसिकली उनको क्या पैगाम दे रहा है? उनकी बेटी को पैगाम दिया जा रहा है। वो थोड़ी खुदसर है, वो जरा ज्यादा एग्रेसिव हैं, तो वो टोन डाउन करने के लिए कि हर वक्त वो नवाज शरीफ साहब भी अपने कंधे पे देखते हैं। जाहिर है कि लाहौर की नशिस्त अगर वो हार गए तो बहुत बड़ा एक हजीमत का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले NA 15 मानसेरा की जो उनकी सीट है वो पहले जीत गए थे। मतलब वो कैसे जीते थे? वो फॉर्म 47 के मुताबिक जीते थे। सही तो वो भी नहीं थे जीते, लेकिन रिकाउंट के अंदर वो सीट वो हार चुके हैं। एक ट्रेलर उनको दिखा दिया गया। उसके अलावा एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 20 मार्च को, ये आने वाले बुध पे, अमेरिका के अंदर कांग्रेस की एक सब कमेटी के अंदर डोनाल्ड लू, वो मरकजी किरदार जो साइफर वाले तमाम सागा के अंदर आप उनका नाम सुनते रहे हैं, उनको कमेटी ने बुला लिया है और बुला के वो उनसे पूछेंगे। और मैं आपको उसका टाइटल जो है, जो सब कमेटी की जो हेयरिंग होनी है उसमें वो है पाकिस्तान आफ्टर द इलेक्शंस, कि पाकिस्तान इलेक्शंस के बाद एग्जामिनिंग द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, कि हमने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का आगे मुस्तकबिल क्या है उसको जरा एग्जामिन करना है। तो कांग्रेसमैन वहां पे मौजूद होंगे और डोनाल्ड लू जो स्टेट डिपार्टमेंट के यानी कि उनके महकमा खारजा के जो एक अफसर हैं वो वहां पर पेश होंगे। ये इतनी कोई गैर मामूली चीज तो नहीं है, बहुत सारे अफसरान वहां पर पेश होते हैं। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर जहन में रखने वाली, और वो ये है कि ये जो ब्रीफिंग होगी इसकी जो कवरेज है वो लाइव होगी, वो लाइव दिखाई जाएगी। वहां पर जो सवालात होंगे, अगर आप वाकिफ हैं जिस तरह से सब कमेटीज के अंदर या कमेटीज के अंदर अमेरिका में मामला चलता है, वहां पे बड़ा सीरियस लिया जाता है। ताकत का सरचश्मा अवाम है, ये हमें वहां पे पता चलता है। ये जो कांग्रेसमैन है, ये वो जिस तरह हमारे नेशनल असेंबली के MNAs हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से है वहां पे। तो कांग्रेसमैन जो वहां पर सवाल पूछते हैं वो बड़े तल्ख सवालात होते हैं और उनके सामने झूठ नहीं बोला जा सकता। साइफर के मामले पे क्या हुआ था पाकिस्तान के अंदर कि यहां पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स हुई, इन कैमरा ब्रीफिंग्स हुई। इन कैमरा ब्रीफिंग का मतलब है कि किसी को कुछ नहीं बताना कि क्या बात हुई, अंदर हुई या नहीं हुई। बाद में आपको पता है कि वो साजिश थी, मुदाखलत नहीं थी, मुदाखलत थी, साजिश नहीं थी, जो भी इस तरह की मामला आ गया है। लेकिन वो जनाब पूरी दुनिया को लाइव दिखाएंगे। तो अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां से निकलेगा क्या? निकलेगा हुजूर ये कि जो मीटिंग हुई थी पाकिस्तानी एम्बेसडर असद मजीद के साथ उस वक्त डोनाल्ड लू की, जब उनकी एक फेयरवेल एक लंच था जहां पर मुबैना तौर पे ये पैगाम दिया गया कि आप अगर हमारी मर्जी के मुताबिक मामलात कर देंगे, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला चल रहा है उस पर अमल करेंगे तो आपकी गलतियां माफ हो जाएंगी। उसके मिनट्स बने थे, मीटिंग के मिनट्स अब दोनों साइड पे बने हुए हैं, यानी कि अमेरिका के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर भी। यहां पर तो उसको छुपाया गया या उसकी जो बात करता है वो गद्दार ठहर जाता है या फिर उसकी मुहिब्बे वतनी पर सवाल उठ जाते हैं। अमेरिका के अंदर ये मामला नहीं है। एक तो खुल के सवाल पूछे जाएंगे, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि डोनाल्ड लू झूठ नहीं बोल सकते वहां पे, क्योंकि एक कांग्रेस कमेटी के सामने झूठ बोलना बहुत बड़ा जुर्म तस्वुर किया जाता है। आप जान के हैरान हो शायद ये बात कि अमेरिकी तारीख के अंदर जिन लोगों ने कमेटीज के सामने झूठ बोला है वो तकरीबन 4-5 से ज्यादा नहीं है। अभी लास्ट जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके एक पर्सनल अटर्नी थे माइकल कोहन, उन्होंने झूठ बोला था। वजह उसकी ये कि इसको साबित करना कि आपने झूठ बोलना है अमेरिका में ये मुश्किल काम है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम वो इस चीज से वो इस मामले को कर गुजरते हैं कि झूठ बोला है तो भाईजान पकड़ा जाएगा मामला। और मिनट्स जब वहां पे मौजूद हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट के मिनट्स भी मंगवा लेंगे कि हुआ क्या था। कुछ अरसा पहले की बात है, कुछ अरसा नहीं बल्कि ये अप्रैल 2022 की बात है, तकरीबन 2 साल पुरानी बात है, जब ये मामला आ चुका था सामने कि डोनाल्ड लू ने अमेरिका की तरफ से यूं धमकी दी है। तो उस वक्त इंडिया गए वो, हिंदुस्तान टाइम्स ने उनका इंटरव्यू किया। डोनाल्ड लू ने वहां पे जब उनसे सवाल हुआ कि आप पर ये इल्जाम लगता है कि आपने अमेरिका की तरफ से धमकाया, वो गोल कर गए जवाब को। वो वर्ल्ड हेडलाइंस भी बनी थी लेकिन इस दफा गोल नहीं कर पाएंगे। उस दफा उनसे पूछा था कि आपने धमकाया, तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में इज्जत करते हैं वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की। तो फिर दूसरी दफा उनसे पूछा गया कि नहीं नहीं नहीं, बताएं कि आपने एग्जैक्टली धमकाया था या नहीं धमकाया था। तो डोनाल्ड लू का आगे से जवाब था कि मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। उस वक्त भी इस चीज पर आईब्रोज रेज हुई थी। लोगों ने सोचा कि भाई अगर ये नहीं, अगर होता कि मतलब नहीं मैंने नहीं धमकाया तो वो कह सकता था वहां पे। लेकिन ये जो
कांग्रेस कमेटी की मीटिंग है ना, इसके अंदर वो ये नहीं कह सकेगा मैंने जितना कहना था मैंने कह दिया। ये उनसे पूछेंगे और फिर उसके बाद उसको जवाब देना पड़ेगा। पीटीआई यूएसए जो है वो इस चीज़ का क्रेडिट क्लेम कर रही है कि हमने यहाँ पे चूंकि एक पब्लिक प्रेशर बनाया, और जाहिर है कि वहाँ पे एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी डायस्पोरा है जिसका वोट है वहाँ पर अमेरिका के अंदर, और वो जो कांग्रेसमैन वहाँ पर मौजूद होते हैं उनको भी वो वोट चाहिए होता है। शायद उनकी भी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी इसके अंदर, पॉलिटिकल मजबूरियाँ, या वो एक फ़ायदा देखते हैं इसके अंदर अपना सियासी तौर पर भी। और दूसरा वो बड़ा पैसा खर्च करते हैं पाकिस्तान के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स। उनकी अंडरलाइंग कॉज हमेशा ये होती है कि डेमोक्रेसी, आप इस सिस्टम को मजबूत करें ना कि इसको कमज़ोर करें। तो यही टाइटल है। और 20 मार्च बुध के रोज़ ये बात काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। और इस पर अमेरिका में एक दो हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं डिफरेंट टीवी चैनल्स की, उनसे जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि दिस इज़ वेरी मच लाइकली, और वहाँ पे इस चीज़ को एंटिसिपेट किया जा रहा है, मतलब इस पर गौर किया जा रहा है कि डोनाल्ड लू अब जो यहाँ पे बयान देगा, 3 चीज़ें उसके अंदर, झूठ वो बोल नहीं सकता, सच उसको बोलना पड़ेगा, और तीसरी चीज़ उससे जो मामला निकलेगा जाहिर है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी। फ़र्क शायद उससे पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप्स पे ना पड़े, लेकिन यहाँ पर वो लोग जो इसको झूठ कहते थे उनको बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ेगा। और एक चीज़ तकरीबन आप यूं कह लीजिए कि क्लियरली सामने आ जाएगी दैट इमरान खान वाज राइट, वो दुरुस्त कहता था उस वक्त भी। तो इस सब चीज़ को लेके आगे तवक्को रखिए इस चीज़ की कि इसको डाउन प्ले किया जाएगा, इसको भी शायद गद्दारी के साथ जोड़ दिया जाए कि जनाब पाकिस्तानियों के प्रेशर पे उन्होंने देखे वहाँ पे क्या बात कर दी, और फिर उसमें से तोड़ मरोड़ के अपनी मर्जी की जो चीज़ें निकालनी है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो एलिगेशंस थे, जो इल्ज़ामात थे इमरान खान के, वो तकरीबन ही सभी दुरुस्त साबित होते जा रहे हैं। और इसी की वजह से फिर देखें, वक्ती तौर पर शायद कुछ ना हो, लेकिन इसका एक प्रेशर ज़रूर आता है। मूविंग फॉरवर्ड, शेर अफजल मरवत आज गुस्से के अंदर आपने वो भी बयान देखा होगा जहां पे उन्होंने कह दिया कि ये जो कारकुनान है ये हमारे बाप ना बने। हमें पता है कि कैसे चलाना है, क्योंकि तनकीद शेर अफजल मरवत के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों की ये हो रही थी कि जनाब जेल के अंदर इमरान खान से जो मुलाकात का मामला है वो कोर्ट के अंदर पार्टी से पूछे बगैर शेर अफजल मरवत ने वहाँ पे अपना नाम भी दे दिया, और वो 6 लोगों का उसमें इजाज़त थी मिलने की वकला टीम की, तो वो उसको कम करवा के 2 पे करवा दिया कि हमारे केसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब इसकी पीछे एक बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड इसका ये है कि शेर अफजल मरवत इन द रन अप टू इलेक्शन जलसे करते रहे केपी के अंदर, क्योंकि आवाम बहुत ज़्यादा होती थी। यहाँ पे पंजाब में तो बहुत क्रैकडाउन हो जाता था, वहाँ पे नहीं हुआ आवाम की वजह से। एक चीज़ तो हो गई, आपको याद होगा कि वो लाहौर तशरीफ़ लाए थे एक दफ़ा, और लाहौर जब वो आए थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ये माल रोड पे हाई कोर्ट के बाहर से। वो गिरफ्तारी के बाद कोई ना केस बना ना लंबा मामला हुआ, वो छूट गए और चले गए। अब उस पर कहने वाले ये कहते हैं, और ये पार्टी के अंदर से इल्ज़ाम लगता है कि वो एक अंडरटेकिंग दे के गए कि भाई आइंदा दोबारा मैं लाहौर नहीं आ रहा, और ये इस चीज़ को छोड़ दें, बाकी मैं उसी हिसाब से रखूंगा मामले को। फिर कराची गए थे, वहाँ पे भी जाके उन्होंने खिताब किया, एक जो कारकुनान जमा हुए थे उन्होंने कहा कि यहाँ की क़यादत गायब हो गई है, मुझे बुला के ये क़यादत गायब हो गई, यानी कि डिसक्रेडिट करने वाला मामला। अच्छा, अब पार्टी के अंदर मामला यूं है, जो आज एक सीनियर सेनेटर पीटीआई के उनसे जो मेरी बात हुई, और उसके अलावा मेरे पास जो खबर है वो ये कि पहले मैं चले खबर की तरफ आ जाता हूँ। वो मामला ये है कि पीटीआई के अंदर ये जो दराड़ है, ये जो ग्रुपिंग है, ये बढ़ेगी आगे आने वाले दिनों के अंदर, एंड दैट इज़ द प्लान। एक उसकी वजह यह है कि जो डिस्कनेक्ट है चेयरमैन पीटीआई के साथ, वो अडयाला जेल पे जो दहशतगर्दों के हमले की थ्रेट का अलर्ट था, वो उसी की एक कड़ी है, ताकि मिलने ना दिया जाए। जब इंफॉर्मेशन का और कम्युनिकेशन का फुकदान होता है तो फिर मिसकम्युनिकेशन भी हो जाती है उसके अंदर, और वो पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर हु नोज के बीच में कौन किसका बंदा है। बड़ी सारी दुनिया के ऊपर इल्ज़ामात हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको सीनियर सेनेटर की बात बता रहा था, उनका ये कहना था कि आप किसी लीडरशिप के ऊपर ओवरऑल ये जो डिसीजंस हुए हैं, ये पॉलिटिकल से ज़्यादा जो अब नई वकला की लीडरशिप है उनके अंदर का ये मामला है। और अली ज़फ़र साहब ने आज ये बात की है एक टीवी प्रोग्राम के अंदर कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी, और इसकी पर्दादारी ख़त्म होनी चाहिए, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बट नंदलेस चूंकि ये मामलात इसी तरह से ये रखने कम्युनिकेशन के अंदर ये बरकरार रहेंगे, और किसी को ये तो नहीं पता चल पाएगा अंदर से आके। एक पहले भी हो चुका है, गौर खान साहब कहते थे कि जनाब मुझे ये पैगाम मिला है, शेर अफजल मरवत कहते थे कि मुझे ये पैगाम मिला है, और मकसद उसका ये होगा कि जो वोटर है, जो एक्टिविस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो जरा आपस में लड़ते रहें। डिवाइड एंड रूल, सिंपल सी बात है, वही डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला है। 3 ग्रुप कम अज कम जो इत्तला है ऑलरेडी वैसे एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो डिवाइड है, इनके अंदर जो एक दराड़ है, वो मजीद और ज़्यादा वाज़े होगी, और ज़्यादा शायद तल्ख भी हो जाए, और ज़्यादा शायद बदसूरत भी हो जाए। और ऑब्वियसली कि मतलब जब एक यकजान हो के एक चीज़ एक परस्यू किया जाता है एक गोल को, तो उसकी
वैल्यू कुछ और होती है, उसकी इंपॉर्टेंस कुछ और होती है, और उसका जो थ्रस्ट जाता है आगे, जो मैसेज जाता है वो बड़ा पावरफुल होता है। तो लेकिन वो जब बीच में इसे टूटे हुए, एक इधर बयान दे रहा है, उधर दे रहा हो, तो आप सोच सकते हैं कि काफ़ी हद तक वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन दैट आई विल लीव टू योर जजमेंट। ये मैं आपकी अच्छी जजमेंट पे छोड़ देता हूँ कि बीच में से कौन कहाँ पे मिला हो सकता है। हो सकता है सारे ही कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत करने का मकसद हमेशा यही होता है, इसी वजह से बातचीत करते हैं कि थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस मिले, और जो पॉलिटिक्स करने की भी इजाजत नहीं है कम से कम वो तो मिले, ताकि मामला आगे की तरफ बढ़े। हाँ, उसमें दरमियान में कौन फायदा उठा जाए वो अगेन समझ सकते हैं आपको मामला क्या है। थर्ड एंड लास्ट, नवाज शरीफ साहब का जो हल्का है, आज सरवर बारी साहब से बात हो रही थी, जो पत्तन एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्शंस को जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से वो देखते हैं, ऑडिट करते हैं मुख्तलिफ हल्कों का। तो उन्होंने आज NA 130 के हवाले से, पहले भी हमें पता ही है, लेकिन जो फॉर्म 45 अपलोड हुए, फॉर्म 47 अपलोड हुए, जगह जगह पे ओवर राइटिंग थी, कहीं पे काटा हुआ था, कहीं पे मतलब एक्स्ट्रा नंबर्स ऐड किए हुए थे, और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वो अपनी वेबसाइट से हटा लिए। वो मामला तो अपनी जगह पे हो गया। उनके जो ऑडिट है उसके मुताबिक कुछ हल्के ऐसे 35 से ज़्यादा हल्के, 337 या इस तरह का कोई फिगर है जो टोटल हल्के हैं 130 के, उनमें से कम अज कम कोई 35 हल्के ऐसे हैं कि जहां पे 90% से ज्यादा, 93%, यानी समझें कि तमाम लोग ही वोट डालने वहां पे निकल आए। जो फॉर्म 45 के मुताबिक है वो 40-50% ही है, लेकिन बाद में जो फॉर्म 47 में आए वो इतने ज्यादा निकल आए। तो अगर रिकाउंट हो जाता है, और अगर बिल्कुल लेजिटिमेट रिकाउंट होता है, तो वो तो सही बात है कि वो चला जाएगी नवाज शरीफ साहब की सीट, जैसे कि उनकी मानसरा की सीट चलेगी। लेकिन वो जो मैसेज की मैं बात कर रहा था कि वो दिया क्या जा रहा है एक्चुअली, और ये मोस्ट लाइकली कि ये ना हो, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो सीट उनकी चली जाएगी, बड़ी उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, वो एक मैसेज उनको थ्रू मीडिया, थ्रू डिफरेंट पीपल कन्वे किया गया है कि भाई फॉल इन लाइन। और अब बेसिकली नवाज शरीफ साहब के पास कौन सा रोल है? कोई रोल भी नहीं है। वो एक कायद के तौर पे अपनी जमात के, और वो ओवरसी करेंगे वजीर आजम को। दो चीज़ें हैं उसके अंदर कि वजीर आजम साहब को ज़्यादा वो लुकमे देने से या गाइड करने से ज़रा गुरेज करें, सियासत से ज़रा किनारा कर लें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उनकी बेटी, क्योंकि इस सब के अंदर उनकी विन सिर्फ इतनी है कि उनकी साहबजादी जो है वो पंजाब की वजीर आला बन गई है। और कुछ मामला पंजाब के अंदर ऐसे हुए, आते साथ ही उन्होंने, क्योंकि उनके अंदर भी एक वही जो मैंने वर्ड यूज़ किया था, खुदसरी तो काफ़ी है। मिसाल के तौर पर जैसे वो हेलीकॉप्टर है तो कहती मेरा हेलीकॉप्टर मैंने दे दिया है, तो अब साथ वो कहती हैं कि वो कानून बनाए डेफेमेशन के लिए, कहते हैं मैं कानून बनवा रही हूँ, हेलीकॉप्टर वजीर आला का है, कानून असेंबली ने बनवाना है। लेकिन वो एक मैं है उनके अंदर, तो वो मैं ख़त्म करने के लिए, क्योंकि दो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट्स के अंदर पंजाब के अंदर बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट, वो रियासत नहीं चाहती थी कि उनको हटाया जाए, और मरियम नवाज साहिबा चाहती थी कि उनको हटा दिया जाए। वो कॉन्टिन्यूएशन है मोहसिन नकवी साहब की, वो सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट्स, और मरियम बीबी चाहती थी कि इनको हटा के मैं अपनी टीम लाना चाहती हूँ। ये भी मैसेज आगे से बारगेन करने की कोशिश की गई मरियम साहिबा की तरफ से कि हमें परफॉर्म करने का मौका दें, मेरी अपनी मर्जी की टीम होगी तो आप यू विल सी द रिजल्ट्स। लेकिन आगे से जवाब आया कि नहीं, ऐसे नहीं है। अब इख्तियार तो उनका पूरा है, ये मामला तकरीबन तय हो चुका था कि उसके बावजूद इनको हटा दिया जाए। तो यहाँ से ये शुदनी एक सहाफ़ियों के जरिए छोड़ दी गई कि जनाब नवाज शरीफ साहब ज़रा बच के रहो तुसी, वरना फिर तुम्हारी भी सीट 130 वाली गई, और आप दोनों सीटें हार जाएं, और फिर लाहौर की सीट हार जाएं, और वो सीट हार जाएं कि जो कि आपका आबाई इलाका है और जहाँ से आप कभी हारे नहीं हैं। और वैसे तो हारे में सबको पता है, लेकिन अब बाकायदा आपको हरवा दिया जाए, आपकी पार्लिमानी सियासत भी ख़त्म कर दी जाए, बावजूद इसके कि जिस तरह से लाया गया उनको और ला के यहाँ पे इंस्टॉल करने की कोशिश की गई। लेकिन वो जो कहते हैं हाथ हो गया धोखा हो गया, ये हाथ का सिलसिला रुका नहीं है। तो ये सिर्फ इस चीज़ के ऊपर मुनहसर है कि मरियम नवाज साहिबा जो अपनी विल कह लें या अपने फैसले या अपना वो एक बाकी तो ठीक है, वो जोर ज़बरदस्ती डंडे चल जाते हैं ना, उनके जोर बाकियों पे तो चल जाते हैं, लेकिन जहाँ पे चलना चाहिए वहाँ पे नहीं चलता। हल्का फुल्का उनको चलाने की उन्होंने कोशिश की। नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम आ गया कि फिर बीबी चॉइस आपकी है, आप ये देख लीजिए कि या फिर आपके वालिद साहब इतनी हजीमत उठानी पड़ेगी, और वो जो आटे के थैलों के ऊपर आप लगा रही हैं और आप कह रही हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत है, तो आगे क्या मामला बनेगा? मामला ये बनेगा कि उनकी हुकूमत कहाँ से, वो तो खुद जीत नहीं सके, और आगे फिर क्या मामला चलेगा? तो मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर नवाज शरीफ साहब, अगर मरियम बीबी थोड़ा इफ शी विल फॉल इन लाइन, तो फिर मामला ये होगा, हल्का ये ज़रूर खुलेगा। ये कंफर्म बात है कि ये 130 का हल्का खुलना ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर होगा क्या अगर इफ़ शी विल फॉल इन लाइन, अगर वो अच्छी बच्ची बन के मामलात को जिस तरह से चाहा जा रहा है उस तरह से वो उसको टो करेंगी, तो फिर ये होगा कि जो रिकाउंटिंग होगी उसके अंदर जो उनकी मुखालिफ है यास्मीन राशिद साहिबा, उनके वोट बहुत ज़्यादा और रिजेक्ट हो जाएंगे, नवाज शरीफ साहब की लीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये मामला भी आगे हो सकता है।
अब इसका टाइमिंग के क्वेश्चन है कि कब होना है कब नहीं होना, लेकिन दीज आर द डेज, और ये कंफर्म आपको मैं अपनी जिम्मेदारी पे बता रहा हूँ कि दीज आर द डेज जहाँ पे मरियम साहिबा जो, क्योंकि स्टार्ट के अंदर ही आपने अपनी मर्जी की टीम्स और सारा कुछ, तो जो मैसेज था वो इस वजह से कन्वे किया गया, बगैर ना उसके अंदर कोई ऐसी बात अगर कोई समझे कि जनाब सिस्टम हरकत में आने लगा है और जो धांधली हुई थी अपनी वो करेक्शन करनी है अपनी मिस्टेक की, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपसे इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।